गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ललन कांत आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन दिनों हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और भारतीय इतिहास में प्राचीन काल के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम पहले ही बताए थे, भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया है: प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन काल के इतिहास में हम लोग अभी वर्तमान में मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद वंश के शासक धनानंद को युद्ध में हत्या करके अपने गुरु कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की नींव रखी थी। मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार शासक बना, फिर अशोक शासक बना और मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है बृहद्रथ को माना जाता है। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के चौथा लेक्चर को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, मौर्य कला, स्तंभ लेख, गुहा लेख और अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं। दोस्तों, देखा जाए तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। जो आधुनिक समाज में हम लोग देखते हैं कि अर्थव्यवस्था 3 भागों में बटा हुआ है: कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। उस समय सिर्फ और सिर्फ अर्थव्यवस्था का आधार जो था वो कृषि था। कृषि ही 100% कृषि ही अर्थव्यवस्था का आधार था। टैक्स जो होता था कृषि उपज का 1/6वां भाग से लेकर 1/4वां भाग तक होता था। जिस प्रकार की कृषि भूमि की उपजाऊ होती थी उसी प्रकार से उसका टैक्स फिक्स किया जाता था तथा वह टैक्स कृषि उपज का 1/6वां भाग से 1/4वां भाग तक होता था। व्यापार आंतरिक और व्यापार बाह्य दोनों होते थे। व्यापार जो थे आंतरिक और बाह्य दोनों होते थे, यानी कि मौर्य साम्राज्य के अंदर भी विभिन्न प्रांतों के बीच व्यापार होता था और विदेशों से भी व्यापार होता था। प्रमुख उद्योग वस्त्रों का था। प्रमुख उद्योग देखा जाए तो सूती वस्त्र उद्योग था। टैक्स चोरी की सजा मृत्युदंड थी। टैक्स चोरी इसलिए कोई नहीं करता था क्योंकि सजा के रूप में मृत्युदंड मिल सकती थी। टैक्स चोरी की सजा के रूप में मृत्युदंड का प्रावधान था। प्रमुख जो बंदरगाह था, मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाह भरूच, गुजरात के पास स्थित भरूच बंदरगाह जो था वो मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाह था। व्यापार पर कर की बिक्री कर जो होते थे, जो खरीद बिक्री जो होता था उस पर बिक्री कर पर 1/10वां भाग जो लाभ होता था उसका 1/10वां भाग टैक्स के रूप में दिया जाता था। प्रमुख कृषि धान था। प्रमुख कृषि धान था। मौर्यकालीन कला के बारे में अगर देखें तो शिलालेख मतलब शिला पर लिखा गया लेख को शिलालेख, पत्थर को काट कर उसको समतल करके उस पर उत्कीर्ण किए गए लेख को हम लोग शिलालेख कहते हैं। शिलालेखों की संख्या 14 बताई गई है। तो शिलालेखों की कुल संख्या कितनी थी दोस्तों? 14 थी और ये राजा अशोक द्वारा लिखवाया गया शिलालेख है। प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। चौथी सब नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट जो था उसी के बारे में हम वर्णन कर दिए हैं। प्रथम के बाद चौथा पढ़ना है। चौथा में भैरी घोष के स्थान पर धम घोष का वर्णन किया है। भैरी घोष के स्थान पर धम घोष का वर्णन किया गया। 5वां में धर्म महापात्र की नियुक्ति की व्याख्या किया गया है। 5वां शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति की व्याख्या किया गया। 7वां एवं 8वां शिलालेख में तीर्थ यात्रा का वर्णन है। अशोक का तीर्थ यात्रा का वर्णन किसमें है? ये कहां तीर्थ यात्रा में गए थे उसका वर्णन है। यह वर्णन जो है, इसके बाद एक और वीडियो हम बनाएंगे। उसके बाद मौर्य साम्राज्य को पूरी तरह पढ़कर हम लोग खत्म करेंगे, जिसमें धर्म यात्रा का पूरा वर्णन के बारे में पढ़ा देंगे। 7वां और 8वां अभिलेख में धर्म यात्रा यानी कि तीर्थ यात्रा के बारे में वर्णन है। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का और उसके धर्म परिवर्तन का वर्णन है। हृदय परिवर्तन, धर्म परिवर्तन या हृदय परिवर्तन का वर्णन है।
कि कलिंग युद्ध में रोते बिलखते हुए लोगों को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वहीं से युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति को अपना लेते हैं। 14वां शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहे होते हैं, उसका वर्णन है 14वां शिलालेख में। जनता को धार्मिक जीवन जीने की सलाह देता है। स्तंभ लेख, अब स्तंभ लेख की संख्या 7 है, जो 6 अलग अलग जगहों पर प्राप्त हुआ है और सभी का वर्णन हम यहां पर कर दिए हैं। स्तंभ लेखों की संख्या दोस्तों 7 है, स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 अलग अलग जगहों से प्राप्त हुए हैं। स्तंभ लेख केवल, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्तंभ लेख केवल ब्राह्मी लिपि में है। स्तंभ लेख जो है केवल ब्राह्मी लिपि में है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्तंभ लेख कौन सी लिपि है। अशोक की 4 अभिलेखों में 4 लिपि का वर्णन है, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक, ये 4 लिपि का वर्णन है, लेकिन स्तंभ लेख में केवल ब्राह्मी लिपि का वर्णन है। पहला जो स्तंभ लेख है वो प्रयाग स्तंभ लेख है, प्रयाग स्तंभ लेख है। इसे कौशाम्बी अभिलेख भी कहा जाता है। पहले ये कौशाम्बी था, बाद में सम्राट अकबर द्वारा, राजा अकबर द्वारा इलाहाबाद लाया गया था। इसी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं, क्योंकि इसी अभिलेख में अशोक की एकमात्र रानी कारुबाकी का उल्लेख है, इसलिए प्रयाग स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। बाद में इसी स्तंभ में समुद्रगुप्त द्वारा अपना अभिलेख लिखवाया जाता है, जिससे इसको समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी कहा जाता था। बाद में इसी में मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा भी लेख उत्कीर्ण किया जाता है। तो प्रयाग स्तंभ लेख में जो है पहले तो अशोक ने ही अपना लेख उत्कीर्ण करवाया था, उसके बाद सम्राट अकबर द्वारा इस स्तंभ लेख को इलाहाबाद लाया गया। फिर इसी स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख का कहते हैं। इसमें समुद्रगुप्त द्वारा अपना अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया और फिर मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा भी अपना उल्लेख उत्कीर्ण किया गया था। तो इतने बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रयाग स्तंभ लेख। दिल्ली टोपरा अभिलेख, पहले ये टोपरा में था, बाद में फिरोज शाह तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे दिल्ली लाया गया था। पहले टोपरा में था, बाद में इसे दिल्ली लाया गया था। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को पहले यह यूपी के मेरठ में था, बाद में इसको सेम फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही, यानी कि दिल्ली टोपरा को टोपरा से दिल्ली लाया गया था और दिल्ली मेरठ को मेरठ से दिल्ली लाया गया था। ये दोनों अभिलेख टोपरा से दिल्ली और मेरठ से दिल्ली फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाया गया था। रामपुरवा स्तंभ लेख, यह चंपारण बिहार में पड़ता है, ये चंपारण बिहार में स्थित है और इसकी खोज कार्लायल ने 1872 ईस्वी में की थी। लोरिया स्तंभ लेख, लोरिया आरेराज स्तंभ लेख, ये चंपारण बिहार में। लोरिया नंदनगढ़, ये भी चंपारण बिहार पर में है और इस स्तंभ लेख में ऊपर मोर का चित्र बना हुआ है, गुहा लेख के बारे में पढ़ते हैं तो दोस्तों, गुहा लेख को गुफा के अंतर्गत पहाड़ों को काटकर गुफा बनाया गया है और उसके अंतर्गत जो लेख लिखे गए हैं उसको गुहा लेख कहते हैं। अशोक ने बराबर की पहाड़ी में, बराबर की जो बोध गया में स्थित बराबर के पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसका नाम कर्ज था, चौपार था और सुदामा था और विश्व झोपड़ी। कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी नामक 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो किसके लिए करवाया था? तो आजीवक संप्रदाय के लिए करवाया था, क्योंकि अशोक के पिता जो थे बिंदुसार, वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, इसलिए आजीवक संप्रदायों के लिए बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी था। उन गुफाओं का नाम था कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी, याद रख लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अशोक के पौत्र यानी कि पुत्र का पुत्र, अशोक के पुत्र दशरथ थे, जिन्होंने नागार्जुन की पहाड़ी में गुफा बनवाया था और इन्होंने भी गुफा
आजीविकों के लिए बनवाया था, आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए बनवाया था। सारनाथ स्तंभ, सारनाथ स्तंभ जो है सबसे महत्वपूर्ण है और इस स्तंभ को राष्ट्रीय स्तंभ भी, राष्ट्रीय चिन्ह भी हम लोग मानते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह जो है इसी स्तंभ से लिया गया है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इसी स्तंभ से लिया गया है। इसके ऊपर सारनाथ स्तंभ के ऊपर बने जो गुंबदाकार है उस पर 4 सिंह, 4 शेर का चित्र उत्कीर्ण है और सामने से देखने पर 3 सिंह ही दिखते हैं, लेकिन एक सिंह पीछे की ओर छिपा हुआ है तथा नीचे गोलाकार भाग में अशोक चक्र है और अशोक चक्र के बीच 4 जानवर हैं जिसको हम हेलो से याद रखिएगा, HELO, हेलो। हॉर्स, एलिफेंट, लायन और ऑक्स, हॉर्स, एलिफेंट, लायन और ऑक्स। तो ये 4 जानवर उत्कीर्ण हैं। स्तूप जो है बौद्ध भिक्षुओं का जो अस्थियां जो होती है वहां पर गाड़ा जाता था और उस पर कुछ स्तूप सा बनाया जाता था, ऊंचा ऐसे गुंबदाकार बना दिया जाता था, उसको स्तूप कहते हैं। उसमें सांची का स्तूप है, इसको भरूच का स्तूप भी कहते हैं जो MP में है। अशोक के काल में स्तूप को लकड़ी से घेरा जाता था, जबकि शुंग काल में इसको पत्थर से घेरा जाने लगा। शुंग वंश के संस्थापक जो थे पुष्यमित्र शुंग थे, जिन्होंने अपना लक्ष्य बौद्ध धर्म को पीछे करते हुए हिंदू धर्म को आगे ले जाना बनाया था। इस लक्ष्य के तहत बौद्ध धर्म को दबाने के लिए पुष्यमित्र शुंग ने स्तूप को, बौद्ध स्तूपों को लकड़ी के स्थान, जो पहले लकड़ी से घेरा हुआ होता था, उन्होंने उसको पूरी तरह से पत्थर से ढक दिया था। अशोक का राजप्रसाद, अशोक का राजप्रसाद यानी कि महल, अशोक का राजप्रसाद को महल कहा जाता है, पाटलिपुत्र में है। और अशोक का महल में 80 पिलर था, 80 पिलर था, छतों को लकड़ियों से और दीवारें ईंटों से बनवाई गई थी तथा इस महल की तुलना देवताओं की महल से की गई थी। उस समय इतना भव्य था, इसमें 80 पिलर थे, छत लकड़ी से बना हुआ होता था और अशोक के राजप्रसाद यानी कि राजमहल को देवताओं के महल से तुलना किया गया था। एक मृदभांड मिला है जिसको उत्तर काली पॉली मृदभांड, नॉर्थ ब्लैक पॉली पोटरी मृदभांड कहा गया है। धर्म प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दोस्तों अशोक ने अपनी पुत्री महेंद्र, अपना पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था तथा ये लोग बौद्ध गया से बोधि वृक्ष यानी कि पीपल के वृक्ष लेकर श्रीलंका गए थे। वहां के राजा ने उनका स्वागत किया और उनका जो आग्रह था उसे भी एक्सेप्ट किया। तो साथ ही अशोक ने अपनी पुत्री को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो ये था दोस्तों आज का क्लास, जिसमें हम लोग बौद्धकालीन अर्थव्यवस्था, मौर्य कला, स्तंभ लेख और गुहा लेख के बारे में पढ़े। इससे संबंधित एक और लेक्चर होगा, उसके बाद मौर्य वंश हम लोग पूरी तरह समाप्त करेंगे। आइए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, रिकॉल कर देता हूँ। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का आधार जो था कृषि था। टैक्स जो था कृषि का 1/6 भाग से लेकर 1/4 भाग था। जिस प्रकार जो भूमि उपजाऊ होती थी उसका टैक्स 1/6 से 1/4 भाग तक निर्धारित किया जाता था। व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों होते थे, यानी कि व्यापार मौर्य साम्राज्य के अंदर विभिन्न प्रांतों में और विदेशों से भी होता था। प्रमुख उद्योग वस्त्रों का था, यानी कि सूती वस्त्र का उद्योग प्रमुख उद्योग था। टैक्स चोरी नहीं होता था क्योंकि टैक्स चोरी के लिए जो सजा थी वो मृत्युदंड था। टैक्स चोरी के लिए मृत्युदंड का सजा था। प्रमुख बंदरगाह भरूच जो गुजरात में पड़ता है, उस समय मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाह था। मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाह भरूच गुजरात में है। व्यापार का कर जो था 1/10 भाग था, यानी कि बिक्री कर जिसको हम लोग कहते हैं अभी, जो GST जिस प्रकार का है, उस समय जो व्यापार पर कर था, बिक्री कर जिसको कहते थे, वह कुल मुनाफे का 1/10 भाग होता था। प्रमुख कृषि धान था। मौर्य कला अगर देखा जाए तो उसमें शिलालेखों की संख्या, शिलालेख वो होते हैं जब पहाड़ को काट कर उसे चिकना बनाकर उस पर लेख उत्कीर्ण किए जाते हैं, उसको शिलालेख कहा गया है। शिलालेखों की संख्या 14 थी। प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है।
चौथा शिलालेख में भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष जो अशोक द्वारा अपनाया गया था उसका वर्णन है। पांचवा शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति, पांचवा में धर्म महापात्रों की नियुक्ति का वर्णन है। सातवां और आठवां में तीर्थ यात्रा का वर्णन है। इसके बारे में जो नेक्स्ट हम वीडियो शूट करेंगे, कहां कहां पर वो धर्म यात्रा के लिए गए थे। अशोक मूलतः बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इसलिए जहां जहां पर महात्मा बुद्ध ने प्रमुख ज्ञान दिया वहां वहां वो तीर्थ यात्रा के लिए गए थे। तीर्थ स्थल के बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में अभी भी जाने जाते हैं। तो सातवां और आठवां जो शिलालेख है उसमें तीर्थ यात्रा का वर्णन है। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है और अशोक का जो हृदय परिवर्तन, धर्म परिवर्तन होता है उसके बारे में भी उल्लेख है। 14वां शिलालेख में अशोक जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, इसका वर्णन है 14वां शिलालेख में। स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो 6 अलग अलग जगहों से प्राप्त हुए हैं। स्तंभ लेखों को केवल ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। स्तंभ लेख में केवल ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के जितने भी स्तंभ लेख, शिलालेख जो प्राप्त हुए हैं वो 4 लिपियों में ब्राह्मी, खरष्टी, अरमाइक और ब्राह्मी, खरष्टी, अरमाइक और एक और है, फूट रहे हैं, 4 लिपि का प्रयोग हुआ है, पहले हम बताए थे। तो पहला जो स्तंभ लेख है इसका नाम है प्रयाग स्तंभ लेख। इस स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है क्योंकि इस अभिलेख में अशोक की एकमात्र रानी कारुवाकी का उल्लेख है, इसलिए प्रयाग स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। पहले ये स्तंभ कौशाम्बी में था, बाद में राजा अकबर द्वारा इसे इलाहाबाद लाया गया था। इसी अभिलेख में गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त द्वारा लेख उत्कीर्ण कराया गया था, जिस कारण इस अभिलेख को प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी कहते हैं। और बाद में मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा भी इसमें लेख उत्कीर्ण कराया गया था। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख जो है टोपरा से दिल्ली लाया गया और मेरठ से दिल्ली लाया गया। ये दोनों अभिलेख टोपरा से दिल्ली और मेरठ से दिल्ली तुगलक सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाया गया था। चौथा जो है रामपुरवा स्तंभ लेख है जो चंपारण बिहार में है। इसकी खोज कार्लायल ने 1872 ईस्वी में किया था। लोरिया अरेराज यह भी चंपारण बिहार में है। और लोरिया नंदनगढ़, इस पर स्तंभ के ऊपर मोर का चित्र बना हुआ है। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख में स्तंभ के ऊपर मोर का चित्र बना हुआ है। गुहा लेख क्या होता है दोस्तों? गुहा लेख होता है गुफा के अंदर पहाड़ों को काटकर गुफा बनाया गया है, उसके अंदर लेख लिखे गए हैं। अशोक ने बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था जिसका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा। ये शॉर्ट में हम लिखे हैं दोस्तों, इसलिए आप नहीं सोचिएगा कि कुछ मिस हुआ है। अशोक ने बोध गया में स्थित बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था जिसका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी था। कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी, याद रखिएगा दोस्तों। कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी नामक 4 गुफाओं का निर्माण राजा अशोक ने बोध गया में स्थित बराबर की पहाड़ी में करवाया था। और इन गुफाओं को आजीवक संप्रदाय के अनुयायी के लिए बनवाया था। आजीवक संप्रदाय के अनुयायी अशोक के पिता विद्युत साहब जो थे आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। अशोक के पुत्र दशरथ ने नागार्जुन की पहाड़ी में भी गुफा बनवाया था। इन्होंने भी गुफाओं को आजीवकों के लिए बनवाया था। स्तंभ लेख में सारनाथ स्तंभ लेख बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस स्तंभ के ऊपर जो चित्र है उसको हम लोग राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अभी भी प्रयोग किया जाता है। इसमें 4 सिंह हैं, सामने से देखने पर 3 सिंह नजर आते हैं तथा 1 सिंह पीछे है। और नीचे अशोक चक्र के बीच, अशोक चक्र है उसके बीच में कुछ जानवर हैं। वो जानवर इस प्रकार है, हेलो से याद रखिएगा, घोड़ा, हाथी, सिंह और बैल। घोड़ा, हाथी, सिंह और बैल यानी कि हॉर्स, एलिफेंट, लॉयन और ऑक्स, ये जानवर उसके जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसके नीचे चारों ओर बने हुए हैं। स्तूप
स्तूप में सांची का स्तूप महत्वपूर्ण है, जो अशोक द्वारा निर्मित करवाया गया था, तथा इसे भरूच का स्तूप भी कहते हैं, जो एमपी में है। अशोक के काल में स्तूप को लकड़ी से घेरा जाता था, जबकि शुंग काल में उसको अशोक का ये मौर्य वंश का अंतिम शासक जो थे बृहद्रथ, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और शुंग वंश की नींव रखी थी। तो पुष्यमित्र शुंग ने स्तूपों को पत्थर से घेरवा दिया था ताकि स्तूप बाहर से दिखे नहीं, क्योंकि शुंग वंश का शासक पुष्यमित्र शुंग ने यह लक्ष्य निर्धारित किया था कि हम बौद्ध धर्म को पीछे ले जाएंगे और हिंदू धर्म का आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो इसी लक्ष्य के तहत पुष्यमित्र शुंग ने स्तूपों को लकड़ी के स्थान पर पत्थर से घेरवा दिया था। अशोक का राजप्रसाद यानी कि अशोक का महल जो है वो पाटलिपुत्र यानी कि पटना में है। अशोक का महल में 80 पिलर था, 80 पिलर से बना हुआ था, छतें मोटी मोटी मजबूत लकड़ियों से बना हुआ था, तथा इस महल को देवताओं की महल से तुलना की गई है। एनबीपीडब्ल्यू उत्तरकाली पॉली मृदभान ये भी मिले हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपना पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, तथा ये दोनों यानी कि महेंद्र और संघमित्रा बोध गया से बोधि वृक्ष यानी कि पीपल का वृक्ष लेकर श्रीलंका गए थे। श्रीलंका के राजा ने उनका स्वागत किया था तथा उनका जो प्रस्ताव था उसे भी स्वीकार किया था। अशोक ने अपनी पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए नेपाल भेजा था तथा उन्हें भी वहां सफलता मिली थी। तो इस प्रकार ये आज का लेक्चर था, जिसमें हम लोग बौद्धकालीन अर्थव्यवस्था, मौर्य कला, स्तंभ लेख, गुहा लेख आदि के बारे में पढ़े। उसके बाद एक लेक्चर और होगा दोस्तों, और उसके बाद हम लोग मौर्य साम्राज्य को पूरी तरह से पढ़कर खत्म करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो ये था दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करें, ताकि हमें पता चलेगा कि क्लास में क्या सुधार होना है और क्या हम सुधार कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का क्लास। आप सभी को मैं अंत में गुड इवनिंग करते हुए क्लास समाप्ति की घोषणा करता हूं। गुड इवनिंग अगेन।